खाते हो तो आज हम आए हैं कन्नौज के म्यूजियम में। तो भैया जी मेरे साथ हैं। तो इनको तो मेरे पहचान लिया होगा, इनने मेरा वीडियो शूट किया था और सोशल मीडिया पे मैंने डाला भी था। तो ये आज म्यूजियम का हर चीज़ बताएंगे। तो ये मेरे साथ है, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। दोस्तों मेरे साथ रोहित प्रजापति जी हैं। जैसा कि आप जानते हैं सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। करीब 70-80 करोड़ लोग इनको देखते हैं। 33 लाख सब्सक्राइबर इनके फेसबुक पे हैं। काफी लोग इनको पसंद करते हैं देखना। आज मैं इनको लेकर आ गया तो आज मैं आपको इनको म्यूजियम के बारे में बताता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ कि इत्र कैसे बनता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इत्र का इतिहास शुरू हुआ बेगम नूर जहां ने शुरू किया था। यहाँ पर अगर आप बात करी जाए तो ये पूरा इतिहास लिखा हुआ है बेगम नूर जहां का कि आखिर कहाँ। अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो कन्नौज में 400-500 कंपनियां इत्र बनाने की चलती हैं। इधर आप बात देखेंगे तो फूलों की छटाई चल रही है, जैसा कि कन्नौज में बेला, गेंदा, मोगरा, चमेली अलग अलग के फूल रहा करते हैं। ये अगर बात की जाए रोहित तो ये इसको बोलते हैं डेग। और ये बाल्टी से इसमें भरा जा रहा है पानी, इसके नीचे जलाई जा रही है आग। इसमें पानी भरने के बाद क्या होता है, इसको जो ढक्कन होता है इसको हटाया जाता है। अब इसमें डाले जाते हैं फूल। जब इसमें फूल डाले जाते हैं तो इसको नीचे से और ज्यादा हीट किया जाता है। जब ये गर्म हो जाता है तो क्या होता है कि गर्म होने पर अंदर इसके भाप बनना शुरू हो जाती है। भाप बनती है तब एक पाइप हम लोग उसमें डेग में लगाते हैं और दूसरा लगाते हैं नीचे ये भव का। आप ये जो नीचे नीला नीला देख सकते हैं तो ये नीला नीला जो है ना ये पानी बह रहा होता है, ठंडा पानी। जब उधर ओस की बूंदें इसमें आती हैं पाइप से तो इसमें गिरती हैं तो ठंडा पानी होने की वजह से इसमें इकट्ठी हो जाती है। जब उसमें इकट्ठा हो जाता है तो इकट्ठा करने के बाद और ज्यादा हीट किया जाता है, फिर नीचे दोबारा से आग जलाई जाती है, इत्र इसमें इकट्ठा होता है। अब इसको प्यूरिफाई किया जाता है। इधर ये क्या सिस्टम दिया गया है कि इसको एकत्रित कर लिया जाता है। ये इकट्ठा करने के सारे बर्तन रखे हुए हैं। इधर अगर बात की जाए तो ये ओरिजिनल जो पार्ट है भभका इसको बोलते हैं। और ये जो डेक है ये चमड़े की बोतल है। चमड़े की बोतल में रखने से क्या होता है कि इत्र मॉइस्चराइजर नहीं होता है। इसमें सबसे बढ़िया चीज रहती है, इसको कुप्पी बोलते हैं अपने कन्नौज में। ये जो सारे मटेरियल हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मिट्टी है, समामा है, अगर है, तगर है, मेहंदी है, खश है, चंदन है, नागर मोथा है। इस तरह के इसको कच्चा मटेरियल बोलते हैं। इन्हीं की मदद से इत्र तैयार किया जाता है। इधर देखेंगे तो ये बना हुआ इत्र रखा हुआ है। इधर देखें बेला रखा, चंदन रखा, खस रखी है, हिना रखा, मजमुआ रखा है, रात की रानी रखी, गुलाब रखा, केवड़ा रखा, मोगरा रखा। ये चीजें रखी हुई हैं। वहां से जैसा प्रोसेस बताया वैसा ही यहाँ पर बनकर तैयार हुआ। हाँ, प्रयास है बेगम नूर जहां ने 606 ईस्वी में किया नहीं था, अरब देश में शुरू किया था। अपने कन्नौज में 606 ईस्वी में जब राजा हर्षवर्धन यहाँ आए तो उन्होंने शुरू किया। उन्होंने देखा कि यहाँ पर फूलों की खेती होती है, क्यों ना अपने कन्नौज की जो फूल की खेती है इसको विश्व पटल पर ले जाया जाए। और उन्होंने वही काम किया, इसको विश्व पटल पर लेकर गए। कई व्यापारी यहाँ पर आना जाना शुरू हुए। जब यहाँ पर आना जाना शुरू हुए तो क्या होता है कि कन्नौज का नाम बढ़ने लगा। ये तो क्या यहाँ से इंपोर्ट होने लगा, लोग यहाँ से जानने लगे, लोग ले जाने लगे। उसके बाद आगे आ जाती है हर्षवर्धन गैलरी कि हर्षवर्धन का कैसे क्या वंश चला। जो हर्षवर्धन का जो वंश है उनके पिताजी हैं प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन, राजवर्धन, नरवर्धन। हर्षवर्धन के एक भाई हैं राजवर्धन, बहन है राजश्री वर्धन। और उनके जो पति हैं वो ग्रह वर्मन। इधर आ जाइए, इधर दिखा दूं आपको। ये जो सीन मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ये हर्षवर्धन की माता यशोमती हैं, ये पिताजी प्रभाकर वर्धन है। जैसा हिंदू संस्कृति में लड़का होने बच्चे होने के बाद बधाइयां चलती हैं वही प्रोग्राम चल रहा है। धीरे धीरे राजश्री बड़ी हो जाती है, उसकी शादी की जाती है। शादी की जाती है ग्रह बर्मन से। जब ये शादी हो जाती है तो शादी हो जाने से क्या होता है, इनके दो दुश्मन बन जाते हैं, एक शशांक और एक देवगुप्त। शशांक जो होता है पश्चिम बंगाल का हुआ करता है, देवगुप्त जो होता है मध्य प्रदेश का हुआ करता है। वो धोखे से ग्रह बर्मन की हत्या कर देता है। जब ग्रह बर्मन की हत्या कर देता है तो क्या होता है, ये राजश्री हैं इनको बंधक बना लिया जाता है। बंधक बनाने के बाद क्या होता है कि ये खबर राजवर्धन को पता चल जाती है। राजवर्धन जो था वो थानेश्वर में हरियाणा में एक जगह लगती है, उत्तर भारत की राजधानी होती है, वहां पर रहता था। वो आता है और वो आक्रमण करता है। आक्रमण में वो क्या करता है, देवगुप्त की हत्या कर देता है। लेकिन शशांक जो होता है वो बहुत ज्यादा होशियार होता है। इतना ज्यादा होशियार होता है कि वो क्या करता है कि संधि के बहाने से बुलाता है राजवर्धन को। राजवर्धन संधि के बहाने से बुलाने के बाद उसकी एक सुनसान कक्ष में हत्या कर देता है। जब ये हत्या हो जाती है तो उसकी जो बहन राजश्री होती है वो सती होने के लिए पहाड़ों पर चली जाती है। पहाड़ों पर जब वो सती होने के लिए जाती है तो ये एक दिवाकर मित्र हुआ करते हैं, वही तपस्या करते हैं, कुटी में रहा करते हैं। वो इनको पहचान लेते हैं कि ये हर्षवर्धन की बहन है। वो खबर भिजवाते हैं थानेश्वर
जहाँ पर हर्षवर्धन मौजूद हुआ करते हैं। हर्षवर्धन जो मौजूद होते हैं, तो वो अपनी बहन को यहाँ लेने आ जाते हैं। जब वो अपनी बहन को लेकर सीधा कन्नौज आते हैं, तो कन्नौज आने पर क्या होता है, कई बुद्धिजीवियों के कहने पर उनको कन्नौज का राजा बनाने के लिए राजी किया जाता है, लेकिन वो कन्नौज का राजा बनने के लिए तैयार नहीं है। काफी मशक्कत के बाद, काफी प्रयासों के बाद वो राजा कन्नौज का राजा बनने के लिए तैयार हुए 606 ईस्वी में, अपनी बहन राजश्री के साथ संयुक्त रूप से। फिर आगे आपको दिखाएंगे, तो आगे के क्या सीन है कि जैसा आप जानते हैं कि जो हर्षवर्धन थे, जितने महान थे, जितने शक्तिशाली थे, उतने ही बुद्धिजीवी थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें आप 3 ग्रंथों को बहुत भली भांति जानते होंगे। एक जो प्रियदर्शिका चलता है, दूसरा अपना रहता है रत्नावली, जो कक्षा हाई स्कूल की किताबों में सभी ने पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड की किताबों में आता है। इधर एक तीसरा जो होता है नागानंद होता है। इधर की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में जब हर्षवर्धन जाते हैं, तो वहां क्या देखते हैं, हर्षवर्धन को एक पश्चिम बंगाल में चीनी बौद्ध भी मिलता है। जब चीनी बौद्ध मिलता है, तो यहाँ तक कि ये बताया जाता है जो अपना 5वां बौद्ध सम्मेलन हुआ था, वो कन्नौज में ही हुआ था। ये सीन वहां का दिया गया है। आगे आएंगे तो आगे थोड़ा सा और आपको दिखाएंगे कि आगे की गैलरी में क्या रहता है। गुरुदेव गलत तो नहीं बता रहे? जैसा कि आप प्रयागराज का मेला जानते हैं, कुंभ के नाम से जानते हैं, ठीक वैसा ही जब हर्षवर्धन कन्नौज के राजा हुआ करते थे, तो वो हर 5 साल में प्रयागराज में मेले का आयोजन किया करते थे। मेले का आयोजन किया करते थे, तो कन्नौज में जितना भी धन हुआ करता था, 5 साल में जितना इकट्ठा करते थे, तो प्रयागराज मेले में सारा दान कर देते थे। यहाँ तक कि जो वस्त्र यहाँ से पहन के जाते थे, वो वस्त्र भी यहाँ दान कर देते थे। कहा जाता है कि जो उनकी बहन के द्वारा, राजश्री के द्वारा जो पीले वस्त्र दिए जाते थे, वो पहनकर प्रयागराज से वापस कन्नौज आ जाया करते थे। उसके बाद आपको यहाँ दिखाऊंगा कि ये जो आरती, गंगा आरती के लिए व्यवस्थाएं की जाती थी प्रयागराज मेले में, जो गंगा आरती की जाती थी, वो सारे यहाँ पर दृश्य दिखाए गए हुए हैं। किस तरह से भक्ति में लीन वहां पर भक्त आते थे, और जितना भी दान लोग वहां करने आते थे, सबसे ज्यादा दानी हर्षवर्धन ही होते थे, क्योंकि 5 साल में जितना कमाते थे, सारा दान यहाँ पर कर देते थे। इधर बात की जाए तो मंदिरों का निर्माण की कहानी दिखाई गई। मंदिरों का निर्माण होता था कैसे, कहाँ से शुरू हुआ। ये रही हर्षवर्धन के प्रयागराज मेले की कहानी। ठीक है।